हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट और उसका थोड़ा कुछ एक्सप्लेनेशन मैं कर दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ सीमेंट। वैसे भी हमें पता है दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट। तो द फर्स्ट सीमेंट व्हाट वी हैव इज अ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ठीक है, तो इसका यूज क्या है वो सारी चीज हम यहाँ पे देखेंगे। तो इट इज अ टाइप ऑफ अ सीमेंट विच डेवलप्स हायर रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ। हियर द रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ इज रैपिड, मतलब जो गेन ऑफ स्ट्रेंथ होगा ना वो बहुत जल्दी होगा। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है जो 7 दिन में जो स्ट्रेंथ गेन करेगा ना, अपना जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है ना वो सेम स्ट्रेंथ 3 दिन में गेन करेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, एक और पॉइंट ऐड करेंगे यहाँ पे, हाउ मच रैपिड हार्डनिंग, मतलब जैसे मैंने नाम लिखा है कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है तो कितना रैपिड हार्डनिंग है। सो हाउ मच रैपिड हार्डनिंग, 7 डे स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जितना आता है वो सेम टू सेम स्ट्रेंथ। लेट अस कंसीडर आपने एक 53 ग्रेड का सीमेंट लिया, ठीक है, और 7 दिन के अंदर अंदर मान लो आपको कुछ 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गए। अब वो 7 दिन में जो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर का जो स्ट्रेंथ आया था, वो अगर आप और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करोगे ना, वो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपको 3 दिन में आ जाएगा। सो हेंस इट इज कॉल्ड एज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे यूजुअली क्या होता है, अब वो रैपिड हार्ड, अब देखो एक और चीज, हमने बॉक्स कंपाउंड पढ़ा था, ठीक है, अब उसका एप्लीकेशन देखो। क्यों इतना स्पीड स्ट्रेंथ गेन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में जो स्ट्रेंथ है जो 7 दिन में आ रहा था, यहाँ पे तो 3 दिन में आ रहा है। तो ऐसा क्या हो गया, क्यों इतना जल्दी से आ गए? वेरी सिंपल, अगर आपको याद है बॉक्स कंपाउंड में मैंने कहा कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो C3S का जो कंटेंट है वो एक्चुअली हेल्प करेगा अर्ली स्ट्रेंथ गेन में, याद है ना। अगर मैं उसका परसेंटेज बढ़ा दूं, क्या मेरा स्ट्रेंथ गेन जल्दी नहीं होगा? ऑब्वियसली हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखो, इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ C3S। C3S का प्रोपोर्शन मैंने कितना कहा था आपको रखने के लिए, शायद लेट मी कंसिडर, मेरे को भी याद नहीं है। तो C3S यहाँ तो मिलेगा नहीं, चलो आपको इस पीपीटी में देखेंगे कितना C3S का था, विल सी दैट। ठीक है, क्योंकि आपको एक कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहा है ना, यू कैन ऑलवेज रिमेंबर एग्जैक्टली। देखो, C3S एक्चुअली नॉर्मल अकॉर्डिंग टू दिस टेबल आपको 30 से 50 के बीच में रखना है। पर हमने रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में क्या किया, हमने अप टू 56 लेके गए। 50 से ऊपर लेके गए ना, तब जाके तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बन गया। वेरी सिंपल, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इसके बाद आप कभी भूलोगे नहीं ये सारी चीज। ओके, गुड। नेक्स्ट, टू अचीव दिस, एक और पॉइंट यहाँ पे याद रखना, टू अचीव दिस वी हैव टू इंक्रीज द फाइनेस ऑफ अ सीमेंट। ओके, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में अगर हम फाइनेस टेस्ट भी करते सीमेंट के ऊपर, जो आपका ओपीसी सीमेंट होता है ना, उसका जो फाइनेस होता है 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है, दैट इज अ सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट। पर यहाँ पे रैपिड हार्डनिंग में क्या होगा, 3250 लगभग कितना, 1000 सेंटीमीटर पर ग्राम बढ़ जाएगा। तो ज्यादा फाइनेस रहेगा तो उसमें क्या होगा, ज्यादा स्ट्रेंथ गेन भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो दिस इज कॉल्ड एज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। देखो सारी चीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इफ यू रिमेंबर इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज नॉट एन प्रॉब्लम, बस यू शुड हैव अ नॉलेज रिगार्डिंग दैट। कल मान लो आप कोई इंटरव्यू में चले गए, जैसे मैंने सीमेंट इंडस्ट्री का कहा, ऑब्वियसली ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पर अगर आप कल एज अ साइट इंजीनियर जॉब के लिए जाओगे, नो, देयर इज अ वेरी लेस चांस कि वो इतना डीप लेवल पे पूछेगा। क्योंकि साइट इंजीनियर के लिए ना इतना डीप लेवल का नॉलेज नहीं चाहिए, स्पेशली सीमेंट के ऊपर बेसिक बेसिक चाहिए। ग्रेड ऑफ सीमेंट क्या है, टाइप्स ऑफ सीमेंट इज इनफ। पर इतना डीप लेवल पे नहीं चाहिए कि ओपीसी का कितना होता है, सरफेस एरिया, आरएससी का कितना होता है, कितना गेन स्ट्रेंथ होता है, कितना परसेंटेज में हम इंक्रीज कर सकते, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। पर सीमेंट इंडस्ट्री में जाएंगे उसका तो खेल तो इसी में है पूरा, तो उसको इस लेवल का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, गुड। अब चलेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ सीमेंट। ठीक है, एक तो हो गया रैपिड हार्डनिंग का, मतलब समझ में आ गया। हाँ, अब देखो इसका एप्लीकेशन देखेंगे। वेरेवर रैपिड गेन ऑफ स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड, वहां पे हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल पेवमेंट कंस्ट्रक्शन। पेवमेंट कंस्ट्रक्शन मतलब आपने आरसीसी का रोड भी देखा है, एक तो हम बिटुमिन से बनाएंगे, आजकल हम क्या करते हैं आरसीसी का भी बनाते हैं जिसका स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। अब ना जब हम रोड बनाते हैं हमें तो ट्रैफिक को स्टॉप करना पड़ेगा, हमें दूसरा कुछ अल्टरनेट रोड बना के देना पड़ेगा। तो ये क्या 2 दिन तक हम वेट कर सकते हैं? अगर एक हफ्ते तक आप रोड को ब्लॉक करके रखोगे तो क्या होगा, ट्रैफिक को और लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना, जितना जल्दी हो सकता है मुझे रोड को ओपन करना है ट्रैफिक के लिए। तो उस समय में अगर मैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से अगर मैं कंक्रीट का रोड बनाऊं, तो मुझे तो 5-6 दिन लग जाएगा उसको ओपन करने के लिए। तो इन दैट केस वी गो विद रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। क्यों? क्योंकि ओपीसी सीमेंट का जो 7 डेज का जो स्ट्रेंथ है ना, वो तो मेरा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट तो 3 दिन में निकाल के देगा। तो इन दैट केस आई गो विद रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। इतना क्लियर है? इमरजेंसी रिपेयर वर्क जहाँ पे बहुत इमरजेंसी में आपको काम करना है, तो इन दैट केस वी कैन गो विद रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन, प्रीकास्ट मतलब देखो ये सारे प्रीकास्ट है, मतलब आपने यहाँ पे पियर बना दिया और ये सारे आपके
सेगमेंटल कंस्ट्रक्शंस होते हैं। ये सारे जो बॉक्सेस आपको दिख रहा है ना, ये सब आपके प्रीकास्ट है, मतलब आपने इसका ऑलरेडी बना के रखा है फैक्ट्री में। बस आपको साइड, जैसे यहाँ पे देखो, ये ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है, ये ऑलरेडी बन चुका है। ओके, एक ये आपका गर्डर जो है ऑलरेडी बन चुका है। ओके, ये आपको बस एक जगह से दूसरे जगह आपको लेके आना, सो इट इज कॉल्ड एज प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन। मैंने इसके बारे में थोड़ा बेसिक बेसिक मेरा कोर्स में मैंने एक्सप्लेन किया, एडवांस साइट इंजीनियर का कोर्स में मैंने एक्सप्लेन किया, आप वहां से भी सीख सकते हो। इन केस ऑफ स्पीडी कंस्ट्रक्शन वेयर रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क इज अर्ली, मतलब जहां पे देखो, अगर हम ना फॉर एग्जांपल नॉर्मल अगर हम स्लैब बनाएंगे, तो हमें तो 21 डेज तक तो हमें वेट करना पड़ेगा फॉर्मवर्क को निकालने के लिए। तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को यूज कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस से ऑर्डिनरी पोर्टलैंड से अगर आप स्लैब बना रहे हो, तो आपको 21 डेज तक वेट करना पड़ेगा पूरे स्लैब के सेंटरिंग और प्रॉप्स को निकालने के लिए। अगर आप रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को यूज करोगे, हो सकता है 10-12 दिन के अंदर ही आप खोल सकते हो। ठीक है, वो सब डिपेंड करेगा आपके सिचुएशन के ऊपर, बट दिस आर द एप्लीकेशन ऑफ द रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। चलो नेक्स्ट चलेंगे, एक और आ गए। अब एक और क्या है, ये तो रैपिड हार्डनिंग था, अभी आ गया एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग। अब एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग में क्या होगा देखेंगे। दिस सीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरग्राइंडिंग रैपिड हार्डनिंग क्लिंकर्स विद CaCl2। ओके, मतलब अगर मुझे एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट चाहिए, तो मुझे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट तो लेना है, इसके साथ मुझे एक्सीलरेटर लेना है। अब एक्सीलरेटर क्या है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, यह आपका एक्सीलरेटर है। मैक्सिमम आप 2% तक इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। इफ मोर देन 2% इज एडेड, HCl will form, which will lead to the corrosion. Above 2%, the accelerating effect will die down. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैक्सिमम 2% ही क्यों अलाउ करना मैं एक्सीलेटर को। एक्सीलेटर क्या करेगा, एक्सीलरेट करेगा आपका प्रोसेस को, ठीक है। दैट इज अ कैल्शियम क्लोराइड। अगर 2 से ज्यादा यूज करोगे तो हो सकता है आप इसका फिर इसका आपको केमिस्ट्री समझना पड़ेगा, उस लेवल पे नहीं जाएंगे। अगर आप 2% से ज्यादा ऐड करोगे ना, तो हाइड्रोलिक क्लोराइड बन, HCl एसिड बन जाएगा। अगर एसिड बन जाएगा तो क्या होगा, कंक्रीट के अंदर एसिड बन गया, तो जो अभी आपका रीबार है उसमें करोजन आने लगेगा। तो दैट इज वाई मैक्सिमम 2%। अब ये सारे बहुत सारे एनालिसिस और बहुत सारे इसका रिसर्च किया गया, तब जाके ये सब वैल्यू हमें मिला है। ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच एक्स्ट्रा। जब मैं बोलूंगा कि एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, तो कितना एक्स्ट्रा मिलेगा। द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज 25% मोर देन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एट द एज ऑफ 1 to 2 days, एंड 10 to 15% मोर देन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एट द एज ऑफ 7 days। देखो, ये जो मेरा एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है ना, जो मेरा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो 7 दिन में जो स्ट्रेंथ गेन कर रहा था, उससे 10 to 15% ज्यादा मुझे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में मिलेगा। ओके, एंड the strength of cement is 25% more than rapid hardening cement at the age of 1 to 2 days। मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर कि मेरा जो रैपिड HR से मैं रखूंगा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ओके, अगर मान लो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ने 3 दिन में मान के चलो कि 10 Nm/mm² का स्ट्रेंथ गेन किया, तो मेरा एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कितना स्ट्रेंथ गेन करेगा सेम 2 डेज में। मैंने 2 डेज कहा था ना, एग्जैक्टली exactly। मान लो 2 डेज में मेरा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ने 10 Nm/mm² का स्ट्रेंथ गेन किया, तो मेरा एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कितना गेन करेगा, इट इज 25% मोर देन दैट। तो इसका 25% कितना बन जाएगा, तो 25% इज देखो 10 × 0.25 ना, 25 2.5, मतलब ये बन जाएगा 12.5 Nm/mm²। समझ में आ रहा है, तो दैट इज अ मीनिंग ऑफ दिस। तो बस इतना याद रखना कि अगर कोई भी पूछेगा कि एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में क्या डिफरेंस है, बताओ कि एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में हम तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का जो भी कंपोजिशन उसी को हम यूज करेंगे, पर उसमें हम एक्सीलरेटर डालेंगे। उस एक्सीलरेटर का नाम है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। मैक्सिमम हम 2% तक हम इसको अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। और जब मेरा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट 3 दिन में या दो दो 1 to 2 days में जितना स्ट्रेंथ गेन करेगा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट 25% उससे ज्यादा स्ट्रेंथ गेन करेगा। और जो मेरा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट 7 डेज में जो स्ट्रेंथ गेन करेगा, उससे 10 to 15% मेरा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट स्ट्रेंथ गेन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, द रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ इन द सीमेंट reduces with age, and at 90 days strength of cement is approximately सेम एज दैट ऑफ OPC। देखो इसमें क्या होता है, दोनों सीमेंट में ना इनिशियल डेज में जो स्ट्रेंथ आपको गेन करना है वो बहुत ज्यादा होता है। फाइनल जितना आना है उतना ही आएगा, OPC में भी उतना ही आएगा, रैपिड हार्डनिंग में भी उतना ही आएगा। अगर मैं M40 ग्रेड का बना रहा हूँ, 28 डेज के बाद तीनों में M40 का ही आएगा, पर इनिशियली जो मिलेगा ना वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ OPC, RHC एंड ERHC, मतलब एक्स्ट्रा रैपिड एंड ऑर्डिनरी, विल बी अप्रोक्सीमेटली सेम after 90 days. We are increasing the rate of gain of strength and not the ultimate strength. This is important.
अब ऐसा नहीं कि रैपिड एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनेस मतलब ना, अगर मैं M40 का बनाऊं तो M60 का स्ट्रेंथ मिलेगा, नहीं, वो तो M40 का ही मिलेगा। पर जो M40 जो मिलेगा स्टार्टिंग के 7 दिन या 3 दिन में जो मिलना है, वो यहाँ पे वेरिएशन करेगा। इतना क्लियर है? चलो, नेक्स्ट आता है आपका क्विक सेटिंग सीमेंट। ओके, नेक्स्ट इज योर क्विक सेटिंग सीमेंट। अब देखो यहाँ पे नाम क्या है, क्विक सेटिंग सीमेंट, तो इट्स कॉल्ड एज जिप्सम फ्री सीमेंट। So manufactured using less amount of gypsum and more alumina content. Okay. अब ना यहाँ पे जिप्सम फ्री सीमेंट क्यों लिखा है, अगर आपको याद है, वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, जब हम सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना, तब हम ना जिप्सम को ऐड करेंगे। चलो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा एक बार, सो दैट वी गेट एन आइडिया। गिव मी अ मिनट। हाँ, या तो मैं आपको थोड़ा सा ना एक बार सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस बता दूंगा, सो दैट यू गेट एन आइडिया। देखो, ये पूरा सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, ठीक है। फर्स्ट हम ग्राइंडिंग करेंगे, फिर ब्लेंडिंग करेंगे, रॉ मिक्सिंग होगा, फिर हीटिंग होगा, फिर स्टोरेज होगा। चलो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो ऐसे स्टार्ट होता है, ठीक है। ड्राई मेथड में फर्स्ट आपका लाइमस्टोन आएगा, फिर आपका क्ले आएगा, दोनों को हम इसमें क्रशिंग करेंगे, और इसका भी हम क्रशिंग करेंगे, फिर इसका ग्राइंडिंग करेंगे, इसका भी ग्राइंडिंग करेंगे, फिर हम इसका रॉ मिक्सिंग करेंगे। जब रॉ मिक्सिंग करेंगे, हम इसमें कुछ ब्लेंडिंग करेंगे। ब्लेंडिंग मतलब जो भी परसेंटेज आपका कम आ गया होगा, अलुमिना आपको, मान लो आपको कैल्शियम, जो आपका लाइम है 63 से 67 के बीच में रखना था, आपने यहाँ पे देखा कि मेरा लाइम का कंटेंट बहुत कम है, तो हम यहाँ पे ब्लेंडिंग करेंगे, जो एडिशनल कितना चाहिए उसको हम ऐड ऐड करेंगे यहाँ पे, तो दैट इज कॉल्ड एज ब्लेंडिंग। फिर यहाँ से हम प्री हीटिंग करेंगे। ओके, प्री हीटिंग के बाद हम स्टोरेज ऑफ करेक्टेड रॉ मास करेंगे। फिर हम उसके बाद इस फिर हम उसको रोटरी क्लीन में लेके आएंगे, जहाँ पे हम 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर हम इसको बर्न करेंगे। तब जाके ना आपका सीमेंट इस तरह से दिखेगा। फिर यहाँ पे क्लिंकर फॉर्मेशन होगा, दिस इज योर क्लिंकर फॉर्मेशन। देखो, रेड रेड कलर का जो बॉल है ना, वो आपका क्लिंकर फॉर्मेशन है। क्यों रेड कलर में? क्योंकि आपने टेम्परेचर को ना 1600 डिग्री सेल्सियस तक आपने हीट किया। ये आपके साइलो से, ठीक है, जहाँ पे हम स्टोरेज करेंगे अपने सीमेंट को। फिर हम कूलिंग ऑफ क्लिंकर्स करेंगे, कूलिंग करने के बाद हम इसको ग्राइंडिंग करेंगे। ओके, अब देखो, ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर्स जब हम करेंगे ना, हमने क्या किया यहाँ पे, एडिशन ऑफ जिप्सम। क्यों हमने जिप्सम को एडिशन किया? अगर आप जिप्सम को यहाँ पे ऐड नहीं करोगे, अगर आप डायरेक्टली ए वाला जो सीमेंट मार्केट में लेके जाओगे ना, तो जैसे आप पानी डालोगे ना इसमें, तुरंत क्विक सेटिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर आप यहाँ पे जिप्सम ऐड नहीं करोगे, तो तुरंत क्या हो जाएगा, आपको जो सीमेंट है ना सेट हो जाएगा। तो इसीलिए अब इसको कनेक्ट करो यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे लिखा है क्विक सेटिंग सीमेंट। अगर आप जिप्सम ऐड नहीं करोगे, तो वही सीमेंट आपका क्विक सेटिंग सीमेंट बन जाएगा। क्लियर हो गया इतना कॉन्सेप्ट? ठीक है, मैं इसका और भी थोड़ा आपको वर्किंग प्रोसीजर समझा दूंगा। देखो, जब हम ना सीमेंट, फॉर एग्जांपल मान लो मेरा सीमेंट है, आई डू इट इन दिस वे। नहीं, ऐसा करेंगे इसको, ठीक है। हाँ, तो मान लो ये सारे आपके सीमेंट के पार्टिकल्स है, ठीक है, ऑल दिस आर योर सीमेंट पार्टिकल्स। जो सीमेंट पार्टिकल्स, ये आपका सीमेंट फॉर्म, आपका क्लिंकर फॉर्मेशन है, क्लिंकर से, ठीक है। तो जब हम जिप्सम ऐड करेंगे ना, तो आपका जिप्सम क्या करेगा ना, इसके बाहर की तरफ ना इस तरह से एक लेयर को क्रिएट करेगा। ओके, ए लेयर क्रिएट करेगा, और जब हम ना इसमें पानी ऐड करेंगे, व्हेन आई ट्राई टू ऐड वाटर, जब हम पानी को ऐड करेंगे इस तरह से, इसमें पानी को ऐड करेंगे, तो क्या होगा, जब पानी को ऐड करेंगे, पानी डायरेक्टली आपके सीमेंट पार्टिकल के साथ मिक्स हो रहा नहीं। फर्स्ट सीमेंट बोलेगा कि ये जो जिप्सम है ना, मेरे से फाइटिंग करो। तो पानी क्या करेगा, फर्स्ट जिप्सम के साथ फाइटिंग करेगा, तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा। ओके, मान लो 20 से 25 मिनट तो वैसे ही लेगा ये पूरे पानी को जिप्सम खाने के लिए। जब ये पूरा पानी जिप्सम को खा लेगा, तब जाके सीमेंट पार्टिकल्स के साथ वो मिलेगा, और तब जाके आपके जो बॉक्स कंपाउंड है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, डाई कैल्शियम सिलेट, उसका मिक्सिंग होगा। मतलब जो 25 मिनट ले रहा है ना, वही आपका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है। तो इसीलिए इसीलिए हम जिप्सम को ऐड करते हैं, ताकि मेरा जो इनिशियल सेटिंग है ना, वो डिले हो जाए। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इनिशियल सेटिंग टाइम शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट्स। अब वो 30 मिनट्स क्यों रखना है? ताकि जब हम पानी डालेंगे कंक्रीट के साथ, हमें वर्केबल होना चाहिए ना। अगर तुरंत तो सेट हो जाएगा, तो हम प्लेसिंग कैसे करेंगे, हम कॉम्पैक्शन कैसे करेंगे, हम काम कैसे करेंगे कंक्रीट के साथ? हमें काम भी करना है, हमें स्लैब में डालना है, फुटिंग में डालना है, तो उतना उतना टाइम तक वो वर्केबल होना चाहिए। तो दैट इज वाई जिप्सम को ऐड करते हैं। सो इन अनदर वर्ड्स, जिप्सम इज कॉल्ड एज अ रिटार्डर। ठीक है, रिटार्डर मतलब जो सेटिंग को डिले करता है, इट इज कॉल्ड एज रिटार्डर। कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो मैं आपको यहाँ से लेके आ गया, पूरे हमने
प्रोसीजर को देखा, प्रोसीजर से हमने टाइप्स ऑफ सीमेंट को देखा, फिर उसका हमने एक एक एप्लीकेशन देखा। अगर हम जिप्सम को नहीं डालेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा क्विक सेटिंग सीमेंट। ओके, तो दैट इज वाई इट्स रिटन हियर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग लेस अमाउंट ऑफ जिप्सम एंड मोर अलुमिना कंटेंट। ठीक है, हाउ मच क्विक, अब आएगा क्विक सेटिंग मतलब कितना क्विक होगा। इनिशियल सेटिंग टाइम कैन बी 5 मिनट्स। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में क्या होता, 30 मिनट से ज्यादा हो रहा था आपका इनिशियल सेटिंग। क्विक सेटिंग सीमेंट में 5 मिनट के अंदर अंदर ना आपका सीमेंट सेट हो जाएगा। फाइनल सेटिंग टाइम कैन बी 1 आवर और 30 मिनट्स। फाइनल सेटिंग टाइम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का क्या हो रहा था, 10 घंटे मैक्सिमम था। वैसे 6-7 घंटे तक तो आपका, या 6-7 घंटे तक, 6-7 नहीं, हाँ 6-7 घंटे के अंदर आपका सीमेंट सेट हो जाता था। पर आपका जो क्विक सेटिंग सीमेंट है ना, 1 से 1.5 घंटे के अंदर सेट हो जाएगा। द स्ट्रेंथ गेन विल बी सेम सिंस वी आर नॉट चेंजिंग एनी C3S प्रोपोर्शन। अब देखो स्ट्रेंथ गेन क्या होगा, मान लो मैंने एम, मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं आपको ना 53 ग्रेड का एक OPC का सीमेंट दे रहा हूँ, और मैं आपको 53 ग्रेड का क्विक सेटिंग सीमेंट भी दे रहा हूँ। लेट अस कंसिडर, तो दोनों में 28 डेज के बाद जो स्ट्रेंथ गेन होगा ना, वो तो सेम ही होगा। क्यों, क्योंकि हम C3 प्रोपोर्शन को चेंजिंग नहीं कर रहे, हम बस क्या कर रहे हैं, जिप्सम को कंटेंट कम करेंगे। अगर जिप्सम का कंटेंट कम करेंगे ऑब्वियसली क्विक सेटिंग होगा। इसका मतलब है, अगर मैं इसको और भी पीछे लेके जाऊँ ना, जो मैंने आपको यहाँ पे ये वाला चीज दिखाया था, ये जो येलो वाला आपका जिप्सम था ना, तो इस बार आपका जिप्सम ना इतना ही रहेगा। लेट अस कंसिडर, आपका जिप्सम बहुत कम ही डालना है आपको, तो हो सकता है आपका जिप्सम बस ना इधर इधर ही होगा, इधर इधर ही होगा, थोड़ा 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 जिप्सम होगा तो काफी है ना। इतना जिप्सम होगा तो पानी को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस जिप्सम को खाने के लिए, खाने के मतलब रिएक्शन होने के लिए। तो यहाँ पे सब गैप है, तो इधर से स्टार्ट हो जाएगा आपका सेटिंग। समझ में आ गया, गुड। चलो, अब इसका एप्लीकेशन क्या है, अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग, जहां पे आपको पानी के अंदर कॉन्क्रीटिंग सब करना है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, क्विक सेटिंग सीमेंट को यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि पानी है, अगर ज्यादा देर तक हम वेट करेंगे तो पानी वो जो सीमेंट है उसको लेके जाएगा, तो हमें वो अलाउ नहीं करना है, क्विक सेटिंग होना है। और सीपेज रिपेयर वर्क, जहाँ पे ग्राउटिंग का काम करना है, जहाँ पे आपको रिपेयरिंग वर्क करना है, जहाँ पे पानी तो फ्लो हो रहा है एक साइड से, थोड़ा सा पानी फ्लो हो रहा है, पर आपको वहां पे सीमेंटिंग करना है। अगर आप ज्यादा टाइम तक वेट करोगे तो पानी क्या करेगा, जो भी आपने सीमेंट डाला वो तो लेके जाएगा उसके साथ। तो हम क्या करेंगे, हम क्विक सेटिंग सीमेंट को यूज करेंगे, ताकि तुरंत 4-5 मिनट के अंदर वो सेट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके पास उतना तो स्ट्रेंथ आ जाएगा, तो पानी का जो फ्लो है वो सीमेंट को लेके नहीं जा सकता बाहर। सिंपल। चलो, नोट डाउन कर लो, जब मैं समझाऊंगा आपको याद रहेगा, थोड़े टाइम के बाद यू फॉरगेट इट। ओके, चलो नेक्स्ट आता है लो हीट सीमेंट। So this cement is obtained by reducing the proportion of C3A, that is tricalcium aluminate, tricalcium aluminate approximately 5% and C3S approximately 40% and increasing the proportion of C2S। वैसे भी आपको पता है कि मैंने कहा था, जो आपका डाइकैल्शियम सिलिकेट होता है वो आपका एक्चुअली या वो आपको एक्चुअली हीट ऑफ हाइड्रेशन है उसका बहुत कम है, हीट ऑफ हाइड्रेशन C2S का बहुत कम है। और C3S का जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है बहुत ज्यादा होता है, एंड C3A का भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, लो हीट सीमेंट में हम इन दोनों प्रोपोर्शन को कम करेंगे, C3A को भी कम करेंगे, C3S को भी कम करेंगे, और किसको बढ़ाएंगे, C2S को बढ़ाएंगे। और जैसे मैं C2S को बढ़ाऊंगा, दिस सीमेंट डेवलप्स लोअर गेन ऑफ स्ट्रेंथ। अगर स्ट्रेंथ गेन लो ही होगा तो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम होगा। अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होगा तो क्या, लॉस ऑफ वाटर कम होगा। अगर लॉस ऑफ वाटर कम होगा तो ऑब्वियसली वहां पे श्रिंकेज क्रैक्स नहीं आएंगे। अगर क्रैक्स ही नहीं आएंगे तो उसमें कोई लीकेज की प्रॉब्लम नहीं है। तो जब हम डैम का कंस्ट्रक्शन सब करेंगे ना, वहां पे हम क्या करेंगे, लो हीट सीमेंट को यूज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, हाउ मच लो हीट, जब मैं बताऊंगा लो हीट कितना, लो हीट आफ्टर 28 days हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ लो हीट सीमेंट विल बी अप्रोक्सीमेटली 75 कैलोरी पर ग्राम एंड OPC विल बी 100 कैलोरी पर ग्राम। ओके, एडवांटेजेस क्या है, जैसे मैंने समझाया, लेस श्रिंकेज क्रैक्स ऑब्वियसली, लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन तो स्लो मूवमेंट ऑफ वाटर, तो क्या होगा, श्रिंकेज क्रैक्स भी कम आएंगे। लेस केमिकल एंड वाटर पेनिट्रेशन, क्योंकि जब श्रिंकेज ही नहीं है, जब वॉल्यूम रिडक्शन ही नहीं है तो क्रैक्स आएंगे नहीं, जब क्रैक्स ही नहीं आएंगे तो पानी का पेनिट्रेशन भी नहीं होगा। सो लेस केमिकल एंड वाटर पेनिट्रेशन। लेस सल्फेट अटैक, क्यों लेस सल्फेट अटैक, क्योंकि हमने देखा था कि अगर मैं C3S और C3A अगर मैं ज्यादा दे दूं, वो सल्फेट के साथ मिलके क्या होगा, सल्फेट अटैक बन जाता था। ठीक है, जब मैंने C3S और C3A का कंटेंट ही कम कर दिया, तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपका सल्फेट अटैक से आप बच जाओगे। तो जहां पे मुझे सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट को यूज करना है, वहां पे हम लोइड सीमेंट को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हम C3S और C3A का कंटेंट को हम कम करेंगे। ऑब्वियसली तीनों जब मैं करूंगा, क्या मेरा ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगा, नहीं, ऑब्वियसली ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगा, तो ड्यूरेबिलिटी विल बी मोर। तो कहाँ पे यूज करेंगे, यूज इन मास कॉन्क्रीटिंग, राफ फाउंडेशन,
वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर स्पेशली स्टोरेज टैंक, डैम, वाटर टैंक, ब्रिज टू प्रिवेंट द सीपेज, वहां पे हम यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज नो क्रैक शुड बी डेवलप। अब एक क्या है, वही चीज है कि आपको क्रैक्स नहीं डेवलप होना है, क्योंकि अब ना इसको क्यों करना है, देखो मैं बताऊंगा आपको एक्चुअली कॉन्सेप्ट। जब मैं मास कंस्ट्रक्शन बात, जैसे डैम का कंस्ट्रक्शन होता है, ओके, डैम का कंस्ट्रक्शन मतलब ना ऐसा नहीं कि 100 mm का थिकनेस रहेगा, 200 का रहेगा, इट विल बी ह्यूज थिकनेस, ठीक है। मान लो इतना इतना थिकनेस है आपका डैम का, मैं ऐसे रैंडमली बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब इमेज ऐसे कुछ बना रहा हूँ मैं, इतने का आपको कंक्रीटिंग करना है, ठीक है। तो देखो ये आपका इनर कोर है, आपका अंदर वाला कंक्रीट है, ठीक है, और ये जो है आपका बाहर वाला कंक्रीट है। समझ में आ रहा है, मैंने ऐसे एक पोर्शन बना दिया क्योंकि ह्यूज पोर्शन बना दिया। ओके, तो यहाँ पे बाहर वाला कंक्रीट है। जब हम कंक्रीट को पोर करेंगे, इतने मास कंक्रीटिंग जब हम पोर करेंगे ना, तो अंदर में क्या होगा, आपको जो स्ट्रेसेस होगा, आई मीन आपका जो टेम्परेचर बहुत कम ही रहेगा, क्योंकि अंदर वाला कंक्रीट, ऑब्वियस बात है, जब आप कोई भी बड़ा वाला स्ट्रक्चर में अंदर की तरफ कंक्रीट करोगे, अंदर वाला पोर्शन बहुत कूल रहेगा, तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर जो है बहुत कम रहेगा। पर ये जो पर्पल या मेजेंटा का की है, वो थोड़ा बाहर की तरफ है, तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वो सरफेस के बाहर है, मतलब इट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू द एटमोस्फियर, राइट। तो इसलिए क्या होगा, इस साइड में तो कंक्रीट है, बाहर की तरफ तो एक्सपोजर है, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस आ गए, टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा तो क्या वहाँ पे थर्मल स्ट्रेसेस क्रिएट नहीं होंगे, ऑब्वियसली थर्मल स्ट्रेसेस क्रिएट हो जाएगा। तो दैट इज वाई हमको ये जो वेरिएशन है इसको कम करना है। इस वेरिएशन को कैसे कम करेंगे, जब मेरे हीट ऑफ हाइड्रेशन ही कम है, तब जाके ये वेरिएशन नहीं आएगा। दैट इज वाई वी गो विद द लो हीट सीमेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है नो क्रैक शुड बी डेवलप बिकॉज हीट ऑफ हाइड्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू पर ग्राम, दैट इज थर्मल स्ट्रेसेस इन द कॉन्क्रीट। समझ में आ रहा है, तो दैट इज वाई मास कॉन्क्रीटिंग में हमें जितना हो सकता है पूरे कॉन्क्रीट का जो टेम्परेचर है, अंदर कॉन्क्रीट का टेम्परेचर, बाहर कॉन्क्रीट का जो टेम्परेचर, उसको सेम हमें रखना है, तब जाके थर्मल स्ट्रेसेस या डिफरेंस इन द स्ट्रेसेस या डिफरेंस इन द टेम्परेचर नहीं आएगा। क्लियर है, दैट इज वाई वी गो विद लो हीट सीमेंट, क्योंकि जब C2S कंटेंट ज्यादा ही है तो आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम होगा, तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प अस। ओके, चलो नेक्स्ट, इसके बाद ना पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट है, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट की जरूरत नहीं है, बाकी ना पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट हम बाद में देखेंगे, फिर मैं मुझे कंफ्यूज नहीं करने, बाकी छोड़ दो, बाकी आपको जरूरत नहीं है। बाकी हाँ, कलर सीमेंट देखो, हाँ इसको क्विकली एक बार कर लेंगे। व्हाइट सीमेंट कैसे लाएंगे, टू मेक व्हाइट सीमेंट proportion ऑफ फेरिक ऑक्साइड इज reduced एंड बर्निंग इज डन यूजिंग ऑयल फ्यूल इंस्टेड ऑफ कोल बर्निंग। याद रखना, अगर मेरे को व्हाइट सीमेंट लाना है तो हम क्या करेंगे, जो मेरा फेरिक ऑक्साइड होता है ना, उस और फेरिक ऑक्साइड मतलब वो जो आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड जो है मैंने कहा था, जो सीमेंट में हमारा ग्रीन ग्रे कलर का सीमेंट कैसे आता है, वो आयरन ऑक्साइड से आता है। अगर उसका ही परसेंटेज कम करूँ तो ऑब्वियसली क्या होगा, मेरा व्हाइट सीमेंट बन जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज याद रखना, जब हम व्हाइट सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना, तो हमें ऑयल फ्यूल से इसका बर्निंग करना है, ना कि कोल बर्निंग से। हम जो ड्राई मेथड में जो नॉर्मल सीमेंट बना रहे थे, वहां पे हम कोल बर्निंग कर रहे थे। जब कोल बर्निंग से क्या हो जाएगा, उसका जो फ्यूम्स होते हैं ना, वो चारकोल का जो फ्यूम्स है वो ब्लैक कलर इन नेचर रहेगा, उसकी वजह से फिर उसमें ब्लैक कलर आता है। तो अगर जब मैं ऑयल फ्यूल यूज करूंगा तो उसमें ऑयल फ्यूल है, तो उसमें कोई ब्लैक कलर का फ्यूम्स नहीं आएगा, तो दैट इज वाई ये व्हाइट सीमेंट बन जाता है। एंड मुझे आयरन ऑक्साइड जो है Fe2O3, मतलब जो आयरन ऑक्साइड है उसका परसेंटेज अगर मैं कम करूं, ऑब्वियसली मेरा कलर व्हाइट रह जाएगा। अगर मेरे को ना ग्रीन कलर का सीमेंट बनाना है, जैसे ग्रीन इस तरह से हम बनाते हैं ना, तो मेरे को क्रोमियम को यूज करना पड़ेगा। अगर मेरे को ब्लू कलर का सीमेंट बनाना है तो मुझे कोबाल्ट को यूज करना पड़ेगा, ठीक है, बस याद रखना, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। फिर लास्ट एक और सीमेंट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोफोबिक सीमेंट। अब हाइड्रोफोबिक सीमेंट क्या है, फर्स्ट इसको देखो कैसे बनाते हैं। मेरा नॉर्मल ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को ही लेना है, इसके साथ ना मुझे ना वाटर रिपेलेंट केमिकल्स को यूज करना है। अब वाटर रिपेलेंट केमिकल्स कौन सा है, एक है आपका स्टेरिक एसिड, दूसरा है आपका ओलिक एसिड। अगर इन दो एसिड को मैं, अगर मेरा नॉर्मल ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के साथ या क्लिंकर के साथ मैं इसको मिक्स करूं, तब जाके मेरा हाइड्रोफोबिक सीमेंट बनेगा। ओके, इसको क्यों यूज करना है, दिस सीमेंट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट मॉइस्चर दैट इज एक्स्ट्रा वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। जैसे मैंने कहा, मेरे पास एक एरिया, फॉर एग्जांपल मान के चलो, मुझे ना अपना सीमेंट का जो बैग है आ, यहाँ से लाना है, सिक्किम से मुझे बैंगलोर लेके आना है, लेट अस कंसीडर। अब मुझे ट्रक में ही लेके आना है। जब ट्रक में लेके आऊंगा तो बीच में हो सकता है कहीं बारिश हो जाए, ऑफ कोर्स मैं तो कवर करके लेके आऊंगा, फिर भी मान लो अगर कुछ बारिश सब हो जाएगा, ऑब्वियसली पानी सीमेंट के अंदर चला जाएगा। जैसे ही चला जाएगा उसका हाइड्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, जब तक वो बैंगलोर पहुंच जाएगा आपका सीमेंट सेट हो चुका है। सो इन दैट केस व्हाट आई एम सपोज टू डू,
वी कैन मेक यूज ऑफ हाइड्रोफोबिक सीमेंट। अब हाइड्रोफोबिक सीमेंट में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा सीमेंट है, ठीक है, जिसमें में सीमेंट पार्टिकल्स, तो सीमेंट पार्टिकल्स के बाहर ना हम एक और लेयर को बनाएंगे, दैट इज माई वाटर रेपेलेंट केमिकल्स लाइक स्टेरिक एसिड और ओलिक एसिड का एक लेयर बन जाएगा इसके बाहर की तरफ। ओके, जैसे हम जिप्सम का, जिप्सम तो रहेगा इसमें, जिप्सम के साथ साथ भी ना हम एक और लेयर को बनाएंगे विच इज कॉल्ड एज वाटर रेपेलेंट केमिकल्स, दैट इज स्टेरिक एसिड और ओलिक एसिड। अब मान लो ऑन द वे ऑफ एट द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बारिश आ भी जाता है ना, मिक्स भी हो जाता है ना, ये जो केमिकल्स है ना, ये इसको बचा लेगा, बोलेगा हम आपको अलाउ नहीं करेंगे सीमेंट के साथ रिएक्ट करने के लिए। ओके, सो दैट इज वाई यहाँ पे लिखा है ना, मजबूती जो पानी को भी रोके। तो दिस इज योर, यहाँ पे लिखा है अंबुजा कवच लिखा है, देखो। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, हाइड्रोफोबिक सीमेंट को यूज करेंगे। अब ये सब ठीक है, चलो कैसे ये करके आप बैंगलोर पहुंच गए। अब बैंगलोर में जब हम इस कंक्रीट को, इस सीमेंट को यूज करेंगे और जब हम इसमें पानी डालेंगे, तब भी ये लेयर टूटेगा नहीं आपका। तब क्या करोगे, इन दैट केस आपको रैपिड मिक्सिंग करना है। मतलब नॉर्मल आप मिक्सिंग जो करते हो, नॉर्मल मिक्सिंग करते हो, जैसे कंक्रीट के जो अपना मिक्सर है उसमें हम बैचिंग करते हैं, हम नॉर्मल ओपीसी का बात कर रहा हूँ, तो नॉर्मल आप इस तरह से उसको रिवॉल्यूशन दे दो, मिक्सिंग हो जाते हैं। पर हाइड्रोफोबिक सीमेंट में ऐसा नहीं करना है। हाइड्रोफोबिक सीमेंट में आपको बहुत स्पीड वे में आपको रोटेट करना है। जब आप स्पीड वे में रोटेट करोगे ना, ये जो लेयर बना है ना वो टूट जाएगा। जैसे ये लेयर टूट जाएगा, ऑफकोर्स पानी इसके साथ मिक्स होगा और ये आपका नॉर्मल सीमेंट जैसा बिहेव करेगा। ओके, so during the time of manufacturing of concrete or mortar, rapid mixing is done to remove the layer of chemical to make the cement similar to ordinary Portland cement. Simple. आप ना, अगर आप हाइड्रोफोबिक सीमेंट को भी याद रखोगे, इट इज अ वेरी गुड टू एक्सप्लेन, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अदर देन दैट बाकी कोई सीमेंट की जरूरत नहीं है, काफी है इतना सीमेंट। ओके, आई होप आपको कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। मैंने पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट को छोड़ा है यहाँ पे, हम इसको बाद में कवर कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रखो। बेसिक बेसिक अगर आप तीन चार सीमेंट भी याद रखोगे ना, लाइक एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, हाइड्रोफोबिक सीमेंट इज अ गुड सीमेंट, लो हीट सीमेंट ऑल्सो आप याद रख सकते हो। मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया है। सो इन दिस वे यू कैन रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। So I hope you have enjoyed my lecture up to here. We'll see you back in the next lecture. Thank you.